नमस्कार अनफिल्टर्ड देसी टॉक की जनता। मैं हूं आशुतोष वर्मा। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। आज है हमारे गेस्ट सत्य कुमार वर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय एकता विकास मंच के। तो चलिए इनसे आज कुछ प्रश्न करते हैं। जो पार्टी बनाई है, तो ये पार्टी कैसे बनाई है, तो आप क्या बताना चाहते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को नमस्कार करता हूं। हमारे बीच उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय एकता विकास मंच एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। जी। समाज सेवा का एक साधन संसाधन है। हम जनता के बीच जाते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से हो, उनका प्रचार प्रसार करते हैं और उनको समाज के धरातल तक लागू कराने का प्रयास करते हैं। जी। तो आपको क्या सरकार से कोई फंडिंग मिलती है, कोई योजना? सरकार से अभी फंड हमने कोई नहीं लिया है। अभी तो हमारे जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हीं से सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? इसकी शुरुआत हमने कई वर्ष पूर्व करी थी, लेकिन इसका जो भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन है 2022 का है और तब से मैं इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ। आपने क्या सोचा कि मुझे एक विकास की तरफ, या मुझे जैसा इसका नाम है राष्ट्रीय जी एकता विकास मंच, इसका एक एक अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। हम लोग राष्ट्रीय भावनाएं हम लोगों के अंदर हैं। राष्ट्र को एक करने की भावना है जी राष्ट्र को एक साथ लेकर के चलने की भावना है जी। और एकता के सूत्र में हम लोग पिरोने का काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे अराजक तत्व हैं या विदेशी ताकतें हैं, हमारी राष्ट्रीयता को, संप्रभुता को तोड़ना चाहती हैं। हम उन सबको बनाए रख करके लोगों के बीच में भाईचारा, सद्भाव, संभाव, ऐसी स्वाभिमान उनके अंदर जागृत हो, ऐसा हम लोग कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता से आपने बहुत कुछ समझा। फिर हम आ जाते हैं विकास की ओर। हमारा देश जो है, भारत देश अभी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आया है। अभी हमारा भारत देश विकासशील की श्रेणी में है। हम लोग जल्दी ही, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अगले आने वाले वर्षों में इसको जितनी जल्दी हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले आए, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोग उनसे भी सीखते हैं। समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे भी सीखते हैं। जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, उनसे भी हम सीखते हैं। और सीख करके जिन लोगों ने बलिदान दे दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी, परिवार की आहुति दे दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया पूरे राष्ट्र के लिए, तो वो हमारे गुरुजन हैं। उनसे, वो संत महापुरुष हैं, उनसे हम प्रेरणा लेकर के इस कारवां को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और लगातार इस लिए अग्रसर हो रहे हैं कि हम लोग राष्ट्रीय एकता विकास मंच के जो बिंदु है, जो इसके उद्देश्य हैं, उनको आगे बढ़ाएं और जन जन तक पहुंचे। तो आपके क्या मुख्य बिंदु हैं जो मतलब विकास के? और पहले तो सामाजिक जन समस्याओं का निराकरण करना। उनका निराकरण हम लोग माननीयों के माध्यम से कराते हैं, अधिकारियों के माध्यम से कराते हैं। जनता के बीच में आपसी सौहार्द उत्पन्न करके, प्रेम भाव, परस्पर वार्ता करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आज हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं और सैकड़ों की संख्या में हमने जन समस्याओं का निस्तारण किया है, करवाया है। तो आप ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं इन चीजों का? जैसे आप, हमारी राष्ट्रीय कमेटी बनी हुई है, प्रदेश की कमेटी बनी हुई है, जिले की कमेटी बनी हुई है, मंडल की कमेटी बनी हुई है और तहसील स्तर तक की हमारी कमेटियां बनी हुई हैं। उन कमेटियों के माध्यम से जो हमारी जन समस्याएं हम सभी को प्राप्त होती हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम से समस्याएं हमको प्राप्त होती है। उन समस्याओं का निराकरण लिखित रूप में भी आती है और मैसेज के माध्यम से भी आती है। उनका हम लिखित रूप में क्रियान्वयन कराने का पूरा प्रयास करते हैं। संबंधित कर्मचारियों से मिलकर के, संबंधित अधिकारियों से मिलकर के, संबंधित माननीयों से मिलकर के, संबंधित विभागों की समस्याओं से संबंधित मंत्रियों से मिलकर के। तो सरकार का इसमें हमको बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है और हम लोग लगातार इस उद्देश्य की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं कि समस्याओं का निराकरण होने के पश्चात जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार हम लोग संलग्न रहते हैं। तो आपकी क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बच्चों के लिए या युवाओं के लिए क्या काम कर रही है आप? हमारे यहाँ बच्चों के लिए क्या है कि एक तो हमारा विभाग, इसमें हम लोगों ने बनाया कैरियर इंस्टीट्यूट। कैरियर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत
जिसके डायरेक्टर हमारे जेपी वर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय एकता विकास मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। वो मैथ के बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। रिटायरमेंट होने के पश्चात वो बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट शिक्षित करते हैं। तो कैरियर इंस्टीट्यूट एक बड़ा ग्रुप बन गया है। कैरियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं। और जो बच्चे फीस दे सकते हैं, चूंकि बड़ा कारवा है, हम लोग बड़ा स्टेब्लिशमेंट करके लेकर के चल रहे हैं, तो जो बच्चे फीस दे सकते हैं वो फीस दे करके पढ़ते हैं, और जो फिर बच्चे फीस नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बगैर फीस दिए पढ़ते हैं। इसकी हमारी ब्रांच एक रायबरेली जनपद में बछरावा में है, रायबरेली जनपद में स्टीवगढ़ ब्लॉक में है, और लखनऊ जनपद में लखनऊ में इसकी स्टेब्लिश है। तो आप जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया आपने चालू की है ये, तो इसमें आपका मेन वर्क क्या है? आप अपना मेन वर्क बताइए, क्या है आपका? आपको बताया जन समस्याओं का निराकरण करवाना। दूसरा उद्देश्य हमारा है जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने की बहुत हार्दिक इच्छा है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां उनकी इस लायक नहीं कि वो फीस अपनी अफोर्ड कर पाए, तो उनके उसमें हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। तीसरा है किन्हीं किन्हीं बच्चों की फीस भी हम लोग पे करते हैं, और उसके अलावा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम करके उन लोगों को सम्मानित भी करते हैं। जैसे आप बता रहे हैं बच्चों की फीस भी पे करते हैं, तो ये क्या कहीं से फंडिंग आती है? गवर्नमेंट की फंडिंग तो अभी तक हमने ली नहीं। जी। ठीक, हमारी जो प्राइवेट फंडिंग है, जो हमारे सदस्य हैं, आज हमारे लाखों की संख्या में पूरे देश में सदस्य हैं, उन लाखों की संख्या से जो हमारे पास सदस्यता शुल्क आती है, उसी सदस्यता शुल्क के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। या हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपकी इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इच्छा तो बहुत कुछ है करने की। आपके पिताजी की इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, या आपके नवयुवकों की इच्छा है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हो, उसमें असीम उनका सहयोग हमको मिलता रहता है। तो जैसे अभी हम जैसे युवाओं की बात करते हैं जो अपनी मार्ग से भटक रहे हैं, तो उनके लिए आपकी संस्था कैसे काम कर रही है? देखिए, मार्ग से भटकने के बहुत सारे उनके पास साधन संसाधन हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे राष्ट्रीय एकता विकास मंच एक राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म मिल गया है, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों या झारखंड के लोग हों, राजस्थान के लोग हों, छत्तीसगढ़ के लोग हों, दिल्ली के लोग हों, आज हमारी कई प्रांतों में ये संस्था संचालित हो रही है। तो वहां पर हम इसका खेल का आयोजन भी करते हैं, वहां उनकी मासिक बैठक भी करवाते हैं, वहां उनकी त्रैमासिक बैठक भी करवाते हैं, और वहां 6 महीने में भी बैठक हो। हमारी जो कमेटियों के प्रदेश के अध्यक्ष हैं या प्रांतों को जो संभाल रहे हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी, तो यही पूरी टीम जो है नीचे की लेयर तक आ जाती है, तहसील स्तर तक, जैसे जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी। तो जैसे रायबरेली, आज हम रायबरेली जनपद में बैठे हुए हैं, तो रायबरेली की वार्ता कर ले तो यहाँ हमारे पास रायबरेली जिलाध्यक्ष मौजूद है, रायबरेली संयोजक मौजूद है, और रायबरेली के प्रभारी मौजूद हैं। तो इन तीनों के माध्यम से जो इन लोगों ने पूरे जिले में टीम बनाई है, और ये उस जिले का जो कार्यभार है इनके माध्यम से संचालित होता है। वहां क्या समस्याएं आ रही हैं, वहां खेल के आयोजन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, वहां बेरोजगारी की क्या समस्या है, तो हम लोग एक प्रोबेशनरी ऑफिस होता है जिले में, वहां से हम लोग मिल करके, समाज कल्याण डिपार्टमेंट से मिल करके वहां उनके पत्रावली देते हैं, वहां किस प्रकार से समस्या का निराकरण हो सकता है, कितने बच्चों को रोजगार मिल सकता है, इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक जैसे आप खेल की बात कर रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने टूर्नामेंट? रायबरेली जनपद में लगातार 3 वर्ष से एक ग्रामीण बाबा अंबरदास जी, एक बहुत सिद्ध पुरुष थे, बाबा अंबरदास क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हम लोगों ने किया, और उसके आयोजक हमारे जिले के रायबरेली जनपद के जिला संयोजक रहे राजकुमार चौधरी जी ने। राजकुमार चौधरी जी ने बहुत भव्य कार्यक्रम किया, और ग्रामीण स्तर पे वो इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहते हैं। इसके अलावा यहीं तक हम लोग नहीं रुके, उनके माध्यम से जो जिले में कार्यक्रम किया जाता है, उनके माध्यम से जैसे मूक बधिर लोग होते हैं, उनके लिए कार्यक्रम वो चलाते हैं। उनके लिए जो पशुओं के, पक्षियों को, जैसे लोग भंडारे का आयोजन करते हैं, तो हम आप तो मनुष्य हैं, घर में भी खाते रहते हैं, बाहर भी खाते रहते हैं, ठीक है, तो लेकिन वो बेचारे जो पशु हैं, पक्षी है, वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसी वो योजनाएं चला करके क्रियान्वयन करते हैं। जैसे बंदरों का भोज करा लिया, तो बंदर अगर देखा जाए तो वो भी तो मानव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, बहुत सहयोग करते हैं। जैसे
जिनको कुत्ता बोलते हैं, तो वो हमारे मनुष्य से ज्यादा वफादार होते हैं। तो उनको वो ऐसे जानवर जैसे गौ गौ माता, हमारी गौ माता है, उनका दूध पी करके हम लोग पले बढ़े हैं, उनकी पौष्टिक आहार हम लोगों को मिलता रहता है, तो काफी कुछ सीखते हैं। तो आज देखिए कि पूरे देश में स्लॉटर हाउसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इस पे हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, सरकार को ज्ञापन देते हैं। और उनके माध्यम से जो रायबरेली जनपद की अगर मैं बात कर लूं तो पूरे रायबरेली जनपद में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला संयोजक तीनों ने मिल करके इतनी बढ़िया संरचना कर रखी है और ग्रामीण स्तर पर इसको सजा करके रखा है, संवार करके रखा है, और शहरी स्तर पे भी इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप लोग जानवरों के लिए भी भंडारे करते हैं जी। और जैसे अब मैं ये क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा था कि लेकिन जी जी इसका प्रदर्शन कहीं नहीं करते। जी अगर आप किसी चीज का प्रदर्शन कर देते हैं, देखिए तो आज क्या है कि हम लोग जैसे एक केला किसी को देते हैं, 4 लोग मिलकर के एक केला देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बना डाल देते वीडियो हैं। बना के डाल देते हैं। वायरल देखिए, हो जाती है अगर उस शुद्ध रूप में सेवा करनी है तो आत्मीयता के साथ उसकी सेवा करिए, और उसमें उस श्रेणी में वो बहुत सेवा करते हैं। जी जी तो ये मैंने देखा है, हमारी टीम ने देखा है, और ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों ने वहां जोड़ करके रखा है। जैसे विकलांग प्रकोष्ठ हमने बना रखा है, विधि प्रकोष्ठ बना रखा है, शिक्षक प्रकोष्ठ बना रखा है, सैनिक प्रकोष्ठ बना रखा है। मतलब आप अगर काम देखेंगे तो काम की गिनती आप पूरे दिन करते रहेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। अलग अलग एरिया के लोग आपके पास हैं, मतलब जी। अलग अलग अब क्षेत्र। मैं रायबरेली जनपद में बात कर लूं तो यहाँ 18 ब्लॉक है हमारे यहाँ रायबरेली जनपद में। आज मैं बैठा हूं तो रायबरेली जनपद में 18 ब्लॉक है। 18 ब्लॉक में सरेनी, भोजपुर, जगतपुर, रोहनिया और हरचंदपुर, बछरावा, शिवगढ़, लालगंज, ऐसे 18 ब्लॉकों में 6 तहसीलें, 6 तहसीलों में 6 विधानसभाओं में हम लोगों ने जनहित के लिए कार्यक्रम संचालित किए हैं। और यही नहीं, आप लखनऊ चले जाइए, जी मोहनलालगंज, निगोहा, वहां बीकेटी आपका आ जाएगा ब्लॉक, जी। ठीक, आपके मलियाबाद, ये सारे इन ब्लॉकों में हमारा काम। हरदोई आ जाइए, जी। संडीला, बिलग्राम। तो मतलब कोई ऐसा मैं क्या बताऊं, मैं तो मुझे ये 30 दिन ये लोग कार्यक्रम दे रहते हैं कि सर आपको 30 दिन हमारे पास कोई एक डेट खाली नहीं रहती कि मैं किसी दिन अपना कोई और व्यक्तिगत काम कर लूं। 30 दिन में मेरे पास 30 कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है। तो कभी कभी इतना हो जाता है कि मुझे माफी मांगनी पड़ती है अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने जिला अध्यक्ष से कि माफ करिएगा और आप लोग जाकर के कार्यक्रम को आयोजित करिए, और मुझे मैं किसी दिन आ जाऊंगा। तो 30 दिन में से मैं 20 दिन समाज को दे पाता हूं। इतना बिजी शेड्यूल बताया आपने कि 30 के 30 दिन आपका शेड्यूल लगा रहता है। तो ये रिकॉर्डेड है, ये मुंह जबानी मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है। जब हमारे अपने लखनऊ ऑफिस इसका बना हुआ है, रायबरेली जनपद में ऑफिस बना हुआ है, हमारा हरदोई में ऑफिस बना हुआ है, बाराबंकी ऑफिस बना हुआ है, सीतापुर ऑफिस बना हुआ है, और यहीं तक नहीं रुके। राष्ट्रीय एकता विकास मंच का कारवां कहां मिलेगा और कहां रुकेगा मैं नहीं जानता हूं। ये इसका कारवां तो ये जनता जनार्दन जाने, और मैं इसका शुक्रगुजार हूं। अगर आज राष्ट्रीय एकता विकास मंच इस स्तर पे पहुंच पाया है तो उसकी देन हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक बुद्धिजीवी, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक, जिला प्रभारी, तहसील अध्यक्ष, तहसील प्रभारी, तहसील संयोजक, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संयोजक, और हमारे राष्ट्रीय महिला, अभी हम यही नहीं रुके, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्वेता रस्तोगी जी, हमारी राष्ट्रीय महिला प्रभारी सावित्री दीवान जी, मतलब पूरी एक लेयर बना करके रखी है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष सपना रस्तोगी जी लखनऊ से। तो कहने का मतलब है कि पूरी एक, अगर मैं गिनती कराने लगूंगा तो पूरे दिन लिस्टिंग नहीं खत्म होती है। अभी एक कार्यक्रम था, हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती पूरे साल में मनाते हैं। पूरे प्रदेश से हम लोग उसको लखनऊ में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सरकार के मंत्री, सरकार के जो ब्यूरोक्रेट, सरकार के जो घटक हैं, हमारे मंच के पदाधिकारी सभी वहां पहुंचते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो बलिदान दिया अपने बच्चों का, अपने परिवार का, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है, हम लोग समाज में सीखते हैं। संत नरिहर दास जी जो स्वर्णकार समाज से आते हैं, संत नरिहर दास जी आपके तुलसीदास जी के गुरु थे। तुलसीदास जी के चौपाइयों में आपको मिलेंगे, तो उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन आज हमारा समाज, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं, हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो सरकार पूरा प्रतिनिधित्व दे रही है, लेकिन
कहीं ना कहीं हम सभी लोग इसको ही देखते हैं कि अभी हम लोगों को उचित स्थान नहीं मिल पाया जो स्थान मिलना चाहिए। जी। या मैं किसी व्यक्तिगत समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जिन समाज को प्रतिनिधित्व सरकार के माध्यम से अभी तक सरकारों में नहीं मिल पाया, पार्टियों के माध्यम से सरकार में नहीं मिल पाया, तो मेरी ये गुजारिश है कि हम लोग आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन इसकी आरक्षण की जो रूपरेखा है उसकी आरक्षण की रूपरेखा होनी चाहिए उसके आर्थिक मापदंड के आधार पे, ना तो जातिगत के आधार पे। अगर कोई ब्राह्मण है, अत्यंत गरीब है, तो आरक्षण का भागी है। अगर कोई ठाकुर है और अत्यंत गरीब परिवार से है और आज तक उसका भला नहीं हो पाया, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर वो पटेल बिरादरी से आ रहा है, चौधरी है, ठीक है, कुर्मी है, तो उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर स्वर्णकार बिरादरी से आ रहा है तो उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर कोरी समाज से आ रहा है, तो कहने के मतलब है कि सरकार ने कई लोगों को या हमारे संविधान ने ऐसा तो वहां पहुंचा दिया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन होने की आवश्यकता है। सरकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको मापदंड लेके आए। अब जैसे ओपीएस, मैं ओपीएस की बात कर लूं, मैंने कई इंटरव्यू में इस बात को कहा, आपके भी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ओपीएस लेके आए। अब देखिए, जैसे माननीय मंत्री हो गए, एक बार का विधायक हो गया, या वही 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो उसको 4 बार की पेंशन मिलती है। ठीक है, तो हो जाती है, वो हो जाती है, सांसदों को मिलती है। अब बहुत सारे सांसद हमारे जो हैं इस मंच के मार्गदर्शक हैं, बहुत सारे सांसद या जितने जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे राष्ट्रीय एकता विकास मंच के मार्गदर्शक और हमारे इसके मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हम लोगों के संरक्षक भी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं अपने सभी माननीयों से कि कृपया करके स्वेच्छा से, जैसे मोदी साहब का जो विजन है बहुत अच्छा है। अभी गैस सिलेंडर की बात आई तो पूरे देश से उन्होंने अपने आप खत्म हो गए। राशन कार्ड की बात आई तो जो सक्षम लोग थे उन्होंने अपना राशन कार्ड स्वतः ही खत्म करवा दिया। तो मैं माननीयों से निवेदन करना चाहता हूं, राज्यसभा मेंबर हो या फिर आपका लोकसभा मेंबर हो, आपका विधानसभा मेंबर हो, तो या विधान परिषद का मेंबर हो, एक बार से अपनी अधिक से अधिक स्वेच्छा से वो अपनी पेंशन ना ले। एक बार से अधिक वो हो गए हैं तो जनता जनार्दन का धन्यवाद देते हुए, और चूंकि अगर हम कहीं अगर सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जनता के पैसे का उपयोग कर रहे हैं और गरीबों का पैसा हम ले रहे हैं, तो ये नहीं लेना चाहिए। इस पे संशोधन होने की आवश्यकता है और ओपीएस को एक बार लागू होना चाहिए। क्योंकि कर्मचारी जो है पूरे 60 साल नौकरी करता है, मेहनत करता है, डेली जाता है, जनसेवा करता है, तो कम से कम कहीं ना कहीं वो हकदार है। अब तो पेंशन ही बंद हो गई सरकारी लोगों की जी। अब एनपीएस आ गया, न्यू पेंशन स्कीम आ गई, तो हम कभी कर्मचारी वर्ग से मिलते हैं, हमारे यहाँ कर्मचारी यूनियन है, तो अपना दर्द मुझसे बयान करते हैं, तो उस दर्द को मैंने आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल नीचे तक आवाज पहुंचाई है। मेरा एक ये भी प्रश्न था कि आप वृद्ध लोगों के लिए, जैसे वृद्ध आश्रम होते हैं, तो उन लोगों पे कैसे आप काम करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की तो सरकार व्यवस्था कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे मंच ने कोई सरकारी फंडिंग नहीं ली। जी। अभी हम लोग एक तरह देखा जाए तो आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो धन सदस्यता के रूप में मिलता है वही मैं खर्च करता हूं, वही हमारे सदस्य पदाधिकारी खर्च करते हैं और अपने पास से भी वो लगाते हैं। जैसे कहीं आना जाना है तो फ्यूल का पैसा लगता है, तो बहुत सारी, आप पूरे दिन सफर करते हैं तो आप किस तरीके से सरवाइव करते हैं आप समझ सकते हैं। वैसे हमारे पदाधिकारी सरवाइव कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वृद्धों के लिए भी हमारी जो मंच है, हम उन लोगों को जैसे कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं, इसके मतलब जिनको मिलना चाहिए, ठीक है, तो उनको हम लोग मदद करते हैं। जैसे कंबल वितरण के कार्यक्रम कर लिए, उनको कंबल वितरण करा दिए, या काफी वृद्ध हैं उनकी दवा पानी करा दिए, उनको दवा इलाज के लिए हम लोग वैसे सरकार मुहैया करा रही है, लेकिन उसमें हमारा क्या सहभागिता हो सकती है, क्या रोल हो सकता है, ये हम लोग अदा करते हैं। वृद्धों के लिए भी हम लोग स्कीम चला रखे हैं। स्कीम क्या है, हम लोगों की जनसेवा का काम करते हैं, तो उनका भी हमको आशीर्वाद मिलता है और हम लोगों का सहयोग करते हैं। बिल्कुल। तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है हमारे चैनल के थ्रू? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं, युवाओं के लिए ही नहीं, मैं सभी के लिए, कि आप अच्छी से अच्छी सोसाइटी ज्वाइन करें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, और बैंकों, अब जैसे कि युवाओं के लिए युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुई है। विश्वकर्मा योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 सितंबर को उनका जन्मदिन भी होता है, भगवान विश्वकर्मा जी का जन्मदिन होता है। और चूंकि हम सभी भगवान विश्वकर्मा जी के स्वर्णकार, लौहकार, ताम्रकार
और ये सभी पांचों भाई जो हैं उनके वंशज हैं। तो हम सभी लोग मिल करके इस प्रयासरत हैं कि सरकार को धन्यवाद देते हैं कि बैंकों के माध्यम से जो उन्होंने लोन की एक व्यवस्था करी है, 10,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक लोन मुहैया कराया बैंकों के माध्यम से। आप उस फंड को लीजिए जो विदाउट गारंटी के बैंकें दे रही हैं, आपकी कोई कोलेट्रल नहीं लेती हैं। आप 1 लाख लीजिए, 2 लाख लीजिए, 5 लाख लीजिए, 10 लाख लीजिए, तो बैंकों के संपर्क में आए। बैंक के माध्यम से आपको ये लोन मिलेगा, आप अपने रोजगार को बढ़ाएं। रोजगार को बढ़ाते हुए आप अपने आप को मजबूत करें, घर परिवार समाज और अपना योगदान दें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। अब हमारी टीम को कोई सजेशन देना चाहें? मैं आपकी टीम को सजेशन क्या, मैं जो आप कह रहे हैं, पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप जितने युवा पुरुष हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा, मैंने आज के पहले इस चैनल का नाम नहीं सुना, लेकिन आज ही इस चैनल को सुना। और मैं रायबरेली जनपद में एक कार्यक्रम लगा हुआ था जिसमें हमारे रायबरेली जनपद के हमारे जिला संयोजक राजकुमार चौधरी जी हैं, जो हमारी जितने हमारे जिला कमेटी के जिला प्रभारी, जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के भी हमारे अगुवाकार हैं। प्रदेश की भी कमेटियों में यही लोग अगुवाकारी करते हैं। तो इनके माध्यम से हमको सूचना मिली और आपकी ये सूचना मुझे कल मिली थी जी। कि आज आपका कुछ यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि मैं एक कार्यक्रम में रहूंगा और मेरा निवेदन है, अगर उसी कार्यक्रम में मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मेरा जो संदेश है जनता तक पहुंच सके। तो ये निवेदन आपने स्वीकार किया, ये बहुत बढ़िया रहा और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप अपना विशेष समय निकाल करके दूसरे बड़े कार्यक्रमों में माननीयों के कार्यक्रम को छोड़ करके आए। इसका मतलब मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय एकता विकास मंच अपनी पहुंच और जनता के बीच में बना चुका है। आने वाले समय में राष्ट्रीय एकता विकास में बहुत कुछ करने वाला है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इसमें लगे रहें और राष्ट्रीय एकता विकास मंच का सहयोग लगातार आपको मिलता रहे। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बहुत अच्छा। तो इस आपकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, जनता को भी मैं नमस्कार कहता हूं, प्रणाम कहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय एकता विकास मंच। धन्यवाद।